शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग बायोडायवर्सिटी चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में कि जैव विविधता के कौन कौन से लाभ होते हैं और जैव विविधता का संरक्षण किस तरीके से किया जाना चाहिए। इससे पहले जो क्लास था उसमें हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में जी कि जैव विविधता की क्षति के कितने कारण हैं, 4 कारण। इनके बारे में अध्ययन कर लिया था। सबसे पहला क्या था, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा क्या था, ओवर एक्सप्लोनेशन या उसी को क्या बोलते हैं, अति दोहन। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, एलियन इन्वेजन, विदेशी जाति का आक्रमण। और चौथा क्या था, सह विलुप्तता, को एक्सटिंक्शन। क्लियर है ना। 4 कारण होते हैं जिसके कारण बायोडायवर्सिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे लॉस होते जा रहा है। इसके साथ ही आपने रेड डाटा लिस्ट के अनुसार कितना प्रजाति गायब हो रहे हैं उसके बारे में पढ़े, 784, जिसमें सबसे ज्यादा किसका संख्या, अकशेरुकी का, उसके बाद कशेरुकी का, उसके बाद किसका संख्या आता है, पादप का। उसके बाद 15,500 विलुप्ति के कगार पर है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या किसका है, एम्फीबिया का। दूसरा क्या है, जिम्नोस्पर्म का। उसके बाद किसका है, मैमल्स का। और सबसे लास्ट में 18% किसका है, एविस का। किसका है, एविस का। ट्रिक बताया था अमेमगॉन करके। क्लियर है, ये हो गया था। ठीक है, अब आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में बोला हूं मैं, बायोडायवर्सिटी के क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या लाभ है। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग इसी में पढ़ेंगे रिवेट पोपर हाइपोथेसिस, 2 मिनट का है ये। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, जिसमें आता है आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन, जो सबसे ज्यादा मोस्ट टाइम पे होता है। तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग बेनिफिट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के लाभ। हेडिंग डाल लो, जैव विविधता के लाभ। अब इसको तो तुम लोग आसानी से ही लिख सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहला लाभ क्या है जी, संकीर्ण रूप से उपयोगी, संकीर्ण रूप से उपयोगी, नैरो यूटिलाइजेशन। क्या क्या उपयोग होता है जैव विविधता का, जैव विविधता के कारण ही तुमको क्या मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। हमको विभिन्न प्रकार के क्या मिल रहा है, भोजन, साग सब्जी सब मिल रहा है, अलग अलग मांस मिल रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो भोजन मिल रहा है, भोजन मिलने के साथ साथ आपको लकड़ी मिल रहा है, रेशा मिल रहा है, कपड़े पहन रहे हैं उसी के कारण, उसी रेशा से बने हुए निर्मित कपड़ों को पहन रहे हो। तो ये तो दैनिक जीवन के समान हमको मिलता है, संकीर्ण रूप से उपयोगी हो गया। दूसरा लिख सकते हो आप लोग, औषधि उत्पादन में, विभिन्न प्रकार के औषधि हमको किसके कारण मिल रहा है, जैव विविधता के कारण। जैसे कि आप लोगों को बताया था मैं, किसके बारे में बताया था, सर्पगंधा। किसके बारे में बताया था, सर्पगंधा। सर्पगंधा से सर्पेंटाइन नामक उत्पाद मिलता है। कौन सा उत्पाद मिलता है, सर्पेंटाइन। सर्पेंटाइन क्या उपयोग करता है, बीपी को कम करने का काम करता है। बीपी को क्या करता है, ये कम करता है। और क्या औषधि मिलता है हम लोग को, उदाहरण लिखना है 2-4 ठोक। सदा सुहागन, याद करो, कैंसर वाले में बताया था मैं। इससे क्या मिलता था, विनक्रिस्टिन और क्या था, विनब्लास्टिन। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, जिसमें कौन से गुण होते हैं, कैंसर रोधी गुण होते हैं, कैंसर को खत्म करने का गुण होता है, कैंसर रोधी गुण होता है। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन मिलता है। इसके साथ ही आप लोगों को बताया गया था सिनकोना पादप के बारे में। सिनकोना का छाल होता है, सिनकोना पादप रहता है, उसका क्या होता है, छाल, जिससे एक औषधि निकलता है कुनैन नाम से। क्या नाम से, कुनैन। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, सिनकोना के छाल से क्या मिलता है, कुनैन। और कुनैन का उपयोग होता है मलेरिया के उपचार में। किसके उपचार में, मलेरिया के उपचार में। क्लियर है। अच्छा, और कौन सा औषधि मिल सकता है आपको, पेनिसिलिन जान रहे हो, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम से मिलता था। पेनिसिलियम नोटेटम कवक से मिलता है, ठीक है, जो कि किसका काम करता है, एंटीबायोटिक का। किसका काम करता है, एंटीबायोटिक का। समझ आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला तो उपयोग हो गया आपका संकीर्ण रूप से उपयोगी। क्या हो गया, संकीर्ण रूप से उपयोगी। दूसरा क्या बोल दिया मैं, औषधि उत्पादन में उपयोग हो गया बायोडायवर्सिटी का। किसमें हो गया, औषधि के उत्पादन में। तीसरा है पारिस्थितिक स्थायित्व को बना करके रखा है, इकोलॉजिकल बैलेंस को बना करके रखा है। इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या करके रखा है, स्थायी करके रखा है भाई, ठीक है ना। मैं तुम लोग को उदाहरण दिया था ना अंजीर का। एक अंजीर के पेड़ के ऊपर कितने सारे जीव क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। यदि वो कीस्टोन स्पीसीज ही गायब हो जाए तो पूरा बायोडायवर्सिटी क्या हो जाएगा, नष्ट हो सकता है। क्लियर है। तो पारिस्थितिकी के स्थायित्व को क्या करके रखा है, ये बना करके रखा है। यहां तक समझ आया कि नहीं। मतलब बायोडायवर्सिटी जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना, हमारा जो इकोसिस्टम रहेगा वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, ठीक है ना। इकोसिस्टम हमारा स्थायी कब रहेगा, जब बायोडायवर्सिटी क्या रहेगा, अधिक। जब बायोडायवर्सिटी क्या रहेगा आपका, अधिक रहेगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं। इकोसिस्टम स्थायी कब रहेगा, जब हमारा बायोडायवर्सिटी क्या रहेगा, अधिक। याद रखना, उत्पादकता हर साल दर साल, जो इकोसिस्टम स्थायी रहता है ना, उसमें उत्पादकता हर साल बदलते नहीं रहता। समझ आ रहा है कि नहीं। वो क्या रहता है, स्थायी रहता है। मतलब जैसे ये 1 एकड़ खेत है,
इस 1 एकड़ खेत से मान लो, ध्यान से समझना ना, 10 क्विंटल निकल रहा है आपका धान, अगले साल ज्यादा से ज्यादा 11 क्विंटल निकल सकता है, या ज्यादा से ज्यादा कितना निकलेगा 12। लेकिन मैं अचानक से बोलूं कि नहीं 10 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल निकल रहा है, ऐसा करके ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। जो स्थायी इकोसिस्टम रहता है ना, उसका उत्पादकता एकदम ज्यादा चेंजेस नहीं होता, वो सदैव क्या रहता है? स्थायी रहता है। क्या रहता है? स्थायी। इकोलॉजिकल बैलेंस में इस चीज को बताया जाता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, कोई भी इकोसिस्टम में विदेशी जाति का आक्रमण नहीं होना चाहिए, तभी वो इकोसिस्टम क्या रहेगा? स्थायी रहेगा। क्या रहेगा? स्थायी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया आपका बेनिफिट ना। अच्छा, बेनिफिट कितना बता डाला मैं? 3 बेनिफिट। कितना बेनिफिट हो गया? 3। चौथा लिख सकते हो सामाजिक तथा सौंदर्यात्मक महत्व। तुमको एकदम ज्यादा बेकार लगते रहते, एकदम फ्रस्ट्रेशन में, तो बोलते हो ना जाओ थोड़ा घूम फिर के आ यार करके, थोड़ा घूम फिर करके आओगे, मतलब तुम लोग एक ऐसे एकांत जगह में जाओगे या ऐसे क्षेत्र में, जैसे पहाड़ों में जाते हो, जंगलों में घूमते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे एरिया में जाते हैं तो हमको क्या लगता है? अच्छा खासा फील होता है। ठीक है, जैसे पर्यटन स्थल में जाते हैं, जितने भी पर्यटन स्थल है जंगलों के मध्य में या पहाड़ों में उपस्थित हैं, जितने भी, ध्यान से समझने का कोशिश करना, जितने भी मंदिर देवालय है अधिकतर देखना कहाँ पास है? या तो जंगलों में है या तो कहाँ है? पहाड़ों में। तो इसके कारण ध्यान से समझना, सामाजिक रूप से वो हम लोगों को बांधने का भी काम करता है वो, और दूसरा इसका क्या है? सौंदर्यात्मक महत्व भी है। प्रकृति का सौंदर्य हमको दिखाई देने को पड़ता है। सोचो कि कोई जगह में तुम लोग गए हो, रिजॉर्ट है, उस रिजॉर्ट में एकदम हल्का पानी गिर रहा है, हल्का पानी गिर रहा है, उधर से मोर आया, वो नाच रहा है, और तुम एकदम मस्त धीमे साउंड में क्या गाना सुन रहे हो, एकदम, ठीक है ना, रिलैक्सिंग मूड फ्रेशिंग सॉन्ग सुन रहे हैं, और एकदम से चाय का चुस्की लेते हुए, ठीक है, बैठे हो। क्लियर है? कितना तुम्हारे मन को अच्छा लगा, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, तो सोचो उस वातावरण को जीने में कितना अच्छा लगेगा। और वो किस कारण इतना संभव है? बायोडायवर्सिटी के कारण। किसके कारण संभव है? बायोडायवर्सिटी के कारण। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, पर्यटन स्थल विकसित उसी के कारण हुआ है। ठीक है, कौन से एरिया को पर्यटन स्थल बनाना है, किसको नहीं, ये कैसे डिसाइड करते हैं? वहां पास के बायोडायवर्सिटी को देख करके। तो कितना लाभ हो गया आपका? 4। कितना हो गया? 4। अच्छा, मैं एक हाइपोथेसिस बता रहा था आपको, रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एरोप्लेन जो रहता है, ध्यान दो जी, ये देख एरोप्लेन बना रहा हूँ, रॉकेट है ये बोलोगे, ठीक है ना, मछली थोड़ी है बोल दोगे, ठीक है ना, ये देखो बचपन वाला एरोप्लेन, ठीक है ना, ये देखो, ठीक है, ये एरोप्लेन है। एरोप्लेन में जो स्क्रू रहता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? रिवेट। क्या बोलते हैं? रिवेट। क्लियर है? ऐसे रिवेट लगा है हर जगह, उसमें क्या लगा रहता है? ऐसे रिवेट लगा रहता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब मान लो इसमें से मैं क्या किया, एक एक करके एक एक रिवेट को निकालना, वहां के जितने पैसेंजर है वो इस रिवेट को निकालना क्या किए? शुरू किए। तो धीरे धीरे ये क्या होने लग जाएगा? कमजोर होने लग जाएगा। लेकिन मान लो मैं मेन इस जगह का निकाल दूं रिवेट को, तो प्लेन क्या हो जाएगा? क्रैश। समझ आ रहा है कि नहीं? तो सेम टू सेम ऐसा ही समझो कि हमारा जो पूरा प्रकृति है वो एक प्रकार का क्या है? एरोप्लेन है, और इसमें जितना भी जाति है वो क्या है? रिवेट है। क्या है? रिवेट है। मान लो हम लोग धीरे धीरे करके रिवेट को हटाए तो हमारा जो प्रकृति है वो क्या पड़ने लग जाएगा? कमजोर पड़ने लग जाएगा। क्या पड़ने लग जाएगा? कमजोर। और उसमें से मान लो की स्टोन स्पीसीज को हटा दे। की स्टोन स्पीसीज बताया था ना, मतलब ऐसा प्रजाति जिसके ऊपर सारी प्रजाति क्या करती है? निर्भर करती है। क्लियर है कि नहीं? एकदम मंद मंद मुस्कुरा देते हो रे, ठीक है। तो ऐसा प्रजाति जिसके ऊपर अन्य सारी प्रजाति निर्भर करती है, उसकी स्टोन स्पीसीज को ही मान लो हम लोग क्या कर दे? हटा दे। ठीक है, तो हमारा प्रकृति का इम्बैलेंस हो जाएगा। प्रकृति में क्या आ जाएगा? जो अनुपात बना है, सॉरी समन्वय बना है, बैलेंस बना है, वो क्या हो सकता है? नष्ट हो सकता है। इसी को बोला जाता है क्या? रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। क्या बोला जाता है? रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। किसने दिया था? पॉल एहरलिच ने। पॉल एहरलिच ने। किसने दिया था? पॉल एहरलिच। एकदम अजीब अजीब नाम है ना, ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, नाम तो याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला बार्टलजी रोसेन, दूसरा है क्या? एडवर्ड विल्सन। याद आ गया? फिर उसके बाद किसका नाम सुने थे तुम लोग? किसका नाम सुने थे? ठीक है, जाति क्षेत्र संबंध वाले का नाम रही, क्या नाम था? वान हम्बोल्ट। वान हम्बोल्ट। अरे चौथा है कौन तुम्हारा? पॉल एहरलिच। ठीक है ना, इसने ये दिया है रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, और क्या बेनिफिट हो सकता है? जर्म प्लाज्मा का स्रोत है भाई। जर्म प्लाज्मा का क्या है? स्रोत।
जैसे मनुष्य में साइटोप्लाज्म होता है ना, वैसे ही होता है कि आपका जर्म प्लाज्म। क्लियर है? तो विभिन्न बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, इसके कारण ये जर्म प्लाज्म का भी क्या है, स्रोत है। इसके कारण, इसके साथ ही साथ ये मानव कल्याण के स्रोत भी है। बायोडाइवर्सिटी के कारण ही तुमको दाल मिल रहा है जी, चावल मिल रहा है, ठीक है ना, दाल चावल सभी मिल रहे हैं, तो मानव कल्याण के भी स्रोत हो सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का जितना भी लाभ है वो आप लोग फेंक फेंक कर भी लिख सकते हो। मेनली तो कितना है, 4। कितना, 4। उसके बाद ये 2 ठोक और लिख लेना, जर्म प्लाज्मा का स्रोत और मानव कल्याण के स्रोत। अब जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए? लाभ तो है इतना सारा, तो लाभ मिल रहा है तो उसको संरक्षित करने का रखना पड़ेगा। तो जैव विविधता का संरक्षण, हेडिंग डालो, जैव विविधता का संरक्षण। मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, आता है, दोनों में अंतर आता है। जैव विविधता का संरक्षण 2 तरीके से करते हैं। एक होता है आपका स्वस्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। और एक होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण, एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। यदि कोई पादप है या जंतु है, वो जहां पास पाया जाता है उसी जगह में ही उसका क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इन सीटू कंजर्वेशन। जो जहां पाया जाता है वहीं पास संरक्षित करो। और दूसरा होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, जहां वो उसका प्राकृतिक आवास है वहां से हटा करके तुम अपने एरिया में लाए, जहां उसको संरक्षित करके रखना है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स सीटू कंजर्वेशन। स्वस्थानीय संरक्षण, जो जहां पाया जाता है वहीं संरक्षित करो, दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है ना। स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं पवित्र वन, पवित्र वन, ठीक है, झील एवं गुफा, झील एवं गुफा, पहला उदाहरण तो ये होता है। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग राष्ट्रीय वन एवं अभ्यारण्य, राष्ट्रीय वन एवं अभ्यारण्य। और किसके बारे में पढ़ते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर है? अच्छा, बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या पढ़ोगे तुम लोग, जूलॉजिकल पार्क, जू जाते हो ना, जानवरों को जहां रखा जाता है, चिड़ियाघर रे, ठीक है, वैसे ही बॉटनिकल गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन है। अच्छा, इधर और लिख लेना हॉट स्पॉट, गर्म तप्त स्थल, ठीक है ना। विश्व में कितने गर्म तप्त स्थल है, 34 है। कितने हैं, 34। हॉट स्पॉट किसको बोलते हैं करके आएगा, तो ये ध्यान से सुनना। गर्म तप्त स्थल, पृथ्वी में ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जहां ऐसे एंडेमिक स्पीसीज ही पाए जाते हैं, और ऐसे जगह का संख्या केवल और केवल कितना है, 34। कितना है, 34 एंडेमिक स्पीसीज पाया जाता है गर्म तप्त स्थल। सबके बारे में डील करेंगे। यहां तक क्लियर है क्या, समझ आ गया? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। जूलॉजिकल पार्क हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, और क्या हो सकता है, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन। तीसरा यहां पास बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, हॉट स्पॉट। क्लियर है? सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, स्वस्थानीय संरक्षण के बारे में। ऐसे जगह, ध्यान समझना, ऐसे जगह जहां पास क्या पाया जाता है, बहुत मात्रा में, ठीक है, जातियों की संख्या है, ठीक है, और जो धार्मिक मान्यता से जुड़े हुए हैं, इन स्थान पर, ठीक है ना, उन स्थानों को हम लोग क्या घोषित कर देते हैं, धार्मिक स्थल घोषित कर देते हैं, और वहां पास ही एक समिति बना देते हैं, और वो जो समिति रहता है उसका क्या करता है, रक्षा करता है। जैसे कि आप लोग छत्तीसगढ़ में सबसे फेमस जगह क्या है, बस्तर, बस्तर में कौन सा इलाका है, दंतेवाड़ा, तो वहाँ का स्थानीय प्रशासन ही है, ठीक है, तो वहाँ का जो ढोलकल पहाड़ी है उसका सुरक्षा करता है, गणेश वाला जो है ना, गणेश मंदिर, ठीक है, तो वहाँ पास देवी देवताओं का निवास है। अच्छा, पहले जमाने में क्या करते थे, बरगद का जो बड़ा सा पेड़ रहता था, तो वहां पास क्या करते थे, बरगद के पेड़ के जस्ट नीचे तुम लोग देखना हनुमान जी का मूर्ति की स्थापना कर देते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, उसके चारों ओर क्या बना देते थे, पक्का चारों ओर घेरा बना देते थे, और धार्मिक मान्यता कर देते थे कि नहीं, और कोई बड़ा पेड़ है जैसे इमली का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, तो क्या अफवाह उड़ा देते थे, यहाँ पास भूत आता है, मत जाना, तो कोई काटेगा तो उसके ऊपर भूत का साथ, तो वो लाखों वर्षों तक वो पेड़ कटेगा नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी धार्मिक मान्यता के साथ क्या कर दिया हम लोग, जोड़ दिए
समझ आ रहा है ना। तो इस तरीके से संरक्षण किया जाता है। इसके अंतर्गत पवित्र वन, बहुत सारे झील एवं बहुत सारे गुफाओं का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। ठीक है ना, जैसे अरावली पर्वत है, बस्तर एरिया है, सरगुजा का पहाड़ी है, ठीक है ना, इन सब को पवित्र वन, झील एवं गुफा का क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है, जो कि धार्मिक मान्यता के अनुसार वहां पास रहने वाले जो वहां के मूल निवासी है वो उसकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। यहां तक क्लियर है कि नहीं। दूसरा होता है, ध्यान से समझना, दूसरा मैं आप लोगों को ये इसके बारे में ज्यादा एमपी है ना, हॉट स्पॉट, तप्त स्थल किसे बोलते हैं। ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, ध्यान से समझना, जो विविधता की दृष्टि से क्या है, बहुत ही ज्यादा संपन्न है। ठीक है ना, हॉट स्पॉट क्या होता है, गर्म तप्त स्थल क्या होता है, ठीक है ना, ध्यान से समझना जी। ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जहां बायोडायवर्सिटी एकदम हाई हो, जहां बायोडायवर्सिटी क्या हो, हाई हो, बहुत ज्यादा पाया जाए, और वहां पास क्या उपस्थित हो, एंडेमिक स्पीसीज, मतलब ऐसा स्पीसीज जो दुनिया में और कहीं पाया नहीं जाता। ठीक है ना, तो ऐसे स्थल को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट। विश्व में इसकी संख्या कितना है, 34। पूरे वर्ल्ड में कितना है इसका संख्या, 34 है। ठीक है ना, यहां तक समझ आ रहा है नहीं। भारत में कितने हैं भाई, 34 में से कितना ठोके, भारत में 3 है। भारत में कितने हैं, 3। पहला कहाँ है, ध्यान समझो, पहला है आपका कहाँ पास, पश्चिमी घाट में। मैं बताया था वेस्टर्न घाट, जहां किसका मात्रा ज्यादा था, एम्फीबिया का। किसका मात्रा ज्यादा था, एम्फीबिया का। पश्चिमी घाट और श्रीलंका, यहाँ पास ऐसे प्रजाति पाए जाते हैं जो विश्व में और कहीं पाए नहीं जाते। वैसे ही आपका याद रखना है आप लोगों को, ये तो पश्चिमी घाट हो गया, श्रीलंका। दूसरा है इंडो बर्मा, इंडो बर्मा, बर्मा देश है ना, ठीक है ना, उसका और इंडिया का क्या है, जो सीमा क्षेत्र है वहां। और तीसरा है कौन सा, हिमालय रीजन। हिमालय में ऐसी वनस्पतियां हैं जो कि विश्व के और अन्य इलाके में पाया नहीं जाता। तो ऐसा 3 हॉट स्पॉट एरिया है, कहाँ, पूरे इंडिया में। पूरे विश्व में कितना है, 34। 34 में 3 ठोक कहाँ है, इंडिया में। पहला पश्चिमी घाट इंडिया का, दूसरा इंडो बर्मा, और तीसरा क्या, हिमालय रीजन। क्या है, हिमालय रीजन। यहां तक क्लियर है कि नहीं। कोई एरिया हॉट स्पॉट कैसे चयन करते हैं, तो याद रखना इसके लिए कम से कम 15,000 बनाओ, कम से कम वहां 1500 संवहनी पादपों का जाति होना चाहिए। संवहनी पादपों का जाति होना चाहिए। कोई एरिया हॉट स्पॉट हो उसके लिए कौन कौन सा शर्त होना चाहिए, पहला 1500 संवहनी पादपों का क्या होना चाहिए, जाति होना वहां पास चाहिए। क्लियर है ना। अपनी प्राथमिक वनस्पति का 70% हिस्सा उसका नष्ट कर चुका हो। कोई उस एरिया को तुम संरक्षित करना चाह रहे हो ना, वहां का कितना एरिया खत्म हो चुका हो, या तो फिर 70% है एरिया। क्लियर है ना। वैसे ये रीजन नहीं आता है, याद करने की जरूरत नहीं है, किसे कहते हैं ये बस आता है और कितना ठोका है बस। क्लियर है, यहां तक समझ आया कि नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किसके बारे में, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानते हो जी, अभी तक सन 2017 का डाटा दिया है एनसीईआरटी। 2017 तक 103 राष्ट्रीय उद्यान है हमारे देश में। कितने, 103 राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ में कितना राष्ट्रीय उद्यान है, नहीं पता। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान नाम सुने हो, हाँ, रायपुर में। कौन बोलता है भाई, जंगल सफारी देखकर आ गया क्या। राष्ट्रीय उद्यान ऐसा जगह रहता है जहां पास, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान है ना, जहां लोगों का आना जाना क्या रहता है, पूर्णतः मना रहता है। वहां पास पाए जाने वाले जातियों का वहीं पास क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। पहले तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लो भाई। 103 राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य का संख्या कितना है, 543 अभ्यारण्य है। तुम्हारे आसपास अभ्यारण्य है, तुम्हारे आसपास अभ्यारण्य है। महासमुंद जिले में हो ना, क्या है, बारनवापारा। और कौन सा है, गोमरडा अभ्यारण्य, गोमरडा अभ्यारण्य है रायगढ़ में। ठीक है, ऐसा टोटल अभ्यारण्य पूरे देश में कितना है, 543। राष्ट्रीय उद्यान कितना है, 103। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के नाम तुमको याद रखना है, छत्तीसगढ़ के कम से कम 3। कितना, 3 ठोक है शायद, 3 या 2 है। यहां तक क्लियर है ना। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान नाम रख दिया गया है शायद, इंदिरा गांधी का ही, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम कन्वर्ट कर दिया गया। क्लियर है। दूसरा है 543 अभ्यारण्य है, जिसमें से एक बारनवापारा अभ्यारण्य को लिख सकते हो, दूसरा गोमरडा अभ्यारण्य को लिख सकते हो। ठीक है ना। और बहुत सारा अभ्यारण्य का नाम तुमको लिस्ट में मिल जाएगा। शिकारी देवी अभ्यारण्य, शिकारी देवी अभ्यारण्य, ऐसा करके बहुत सारा अभ्यारण्य है। ठीक है। फेमस अभ्यारण्य का नाम याद रखना, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान।
सिंहों के लिए फेमस है जी, भारतीय सिंह के लिए, भारतीय सिंह का यहाँ संरक्षण किया जाता है, बब्बर शेर बोलते हो ना जिसको, ठीक है ना। भारतीय सिंह पाए जाते हैं कहाँ, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात के गिर जंगल में, गुजरात के गिर जंगल में। दूसरा याद रखना आप लोगों को, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान डिस्कवरी चैनल में सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों एरिया को दिखाते हैं इंडिया का। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है, ये गुजरात का है ना, और ये कहाँ का है, असम का है। यहाँ किसका संरक्षण होगा बताओ, गेंडा का, किसका, गेंडा का। यहाँ तक क्लियर है ना, राइनोसोरस ऐसा बोलते हैं क्या, ठीक है ना, एक सिंग वाला राइनोसोरस, क्लियर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान भूलना नहीं। दूसरा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा नाम याद रखो, भूलना नहीं, जितने एग्जाम्पल बताते जा रहा हूं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में। क्यों फेमस है, साइबेरियन प्रवासी पक्षी जो आते हैं ना, वो सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं, इस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। किसका संरक्षण किया जा रहा है, साइबेरियन पक्षियों का, ठीक है, जो फेमस है उनके नाम बता रहा हूं, ठीक है। गिर हो गया, काजीरंगा हो गया, तीसरा केवलादेव हो गया, क्या हो गया, केवलादेव। यहां तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, चौथा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ममता दीदी के राज्य में, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन बहुत नाम सुने हो ना, मैंग्रोव वन। यहाँ क्या पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर आया था, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स कहते हैं, हाँ, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है ना। इसके संरक्षण के लिए ये फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर। कौन सा बता दिया, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, क्लियर है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। जितना उद्यान याद करवा रहा हूं याद रहना है, ठीक है ना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी का है भाई, कहाँ का है, एमपी का। किसका संरक्षण करेगा ये, बाघ का संरक्षण के लिए फेमस है। किसके संरक्षण के लिए, बाघ। और हमारे एरिया में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है, कहाँ है, बस्तर में, ठीक है। किसका संरक्षण कर रहा है, बाघ का, पहाड़ी मैना, बाघ का और पहाड़ी मैना का, बाघ का और पहाड़ी मैना। और किसका संरक्षण, तेंदुआ का। किसका संरक्षण के लिए फेमस है, तेंदुआ के संरक्षण के लिए। यहां तक क्लियर, समझ आ गया कि नहीं, ठीक है। अभ्यारण्य वे स्थल होते हैं जहां जंतुओं का सेम टू सेम यही है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान जो रहता है ना, एक राज्य से दूसरा राज्य तक लगा हुआ हो सकता है, कई हजार किलोमीटर सीमा उसका हो सकता है। लेकिन याद रखना, अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान की अपेक्षा क्या रहता है, छोटा रहता है। समझ आ रहा है नहीं, छत्तीसगढ़ में ही 11 अभ्यारण्य है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान का संख्या केवल और केवल 1 या 2 ही है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो राष्ट्रीय उद्यान अपेक्षाकृत क्या होते हैं, बड़े, और अभ्यारण्य क्या होते हैं, छोटे, ठीक है। तुम लोग को मिल जाएगा ना, यहां तक क्लियर है। एक होता है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, यहां पास भी ध्यान से समझना, बायोस्फीयर रिजर्व सेम टू सेम लगभग किसके जैसे होते हैं, अभ्यारण्य जैसे। किसके जैसे होते हैं, अभ्यारण्य जैसे। यहां तक क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ जाऊं। MAB का फुल फॉर्म आता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को द्वारा चलाया गया था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, MAB मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, क्लियर है। यहां तक समझ आ गया कि नहीं। बायोस्फीयर के बारे में खुद से पढ़ लेना ना। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होते हैं, कितने जोन होते हैं, 3 जोन। सबसे पहला होता है कोर जोन, दूसरा होता है बफर जोन, ठीक है ना, क्या होता है, बफर जोन, और एक होता है हेर फेर क्षेत्र। क्या होता है, हेर फेर क्षेत्र। पूरे जंगल को कितने एरिया में डिवाइड किए रहते हैं, 3 भागों। यहाँ पास मनुष्य आ जा सकता है, गाड़ी वाड़ी सब चलता है। दूसरा एरिया कम मात्रा में यहाँ जाते हैं, और कोर एरिया यहाँ जाना पूरी तरीके से क्या होता है, प्रतिबंधित होता है। सबसे ज्यादा जानवरों का संख्या यही पाया जाता है। कौन से एरिया में, कोर एरिया में। कितने एरिया में बांटा गया है, 3 एरिया, हेर फेर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और कोर क्षेत्र। क्लियर है कि नहीं, समझ आ गया। ये सब हो गया किसके अंतर्गत, इन सीटू कंजर्वेशन। नोट्स में बहुत सारा डिटेल मिल जाएगा, छोटा छोटा सब पढ़ लेना।
क्लियर है। नेक्स्ट है आपका क्या, बहिस्थानीय संरक्षण। सबसे पहले वनस्पतिक उद्यान, बॉटनिकल गार्डन बनाते हैं। ऐसा प्रजाति जो कि क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई विश्वविद्यालय है या कोई स्कूल है वो बॉटनिकल गार्डन बनाएगा और उसका क्या करेगा, संरक्षण कर सकता है। दूसरा है आपका जंतु उद्यान, चिड़ियाघर। चिड़ियाघरों में जानवर जो कि विलुप्त हो रहे हैं उनको क्या किया जाता है, पाला पोसा जाता है। क्लियर है, 2 हो गया। तीसरा आप लोगों को याद रखना है क्या, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या याद रखना है, क्रायो प्रिजर्वेशन। -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्रीज को क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रख देते हैं। ऐसा पादप जो कि नष्ट हो सकता है उसका क्या करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। और क्या बनाते हैं, बीज बैंक बना रहे हैं आज के डेट में, ठीक है ना। बीज बैंकों में भी क्या करते हैं हम लोग, बीजों को संरक्षित करके रखते हैं। तो इन सबको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्स सिटू कंजर्वेशन। जो जहां पाया जाता है वहां पर संरक्षित नहीं कर रहे हो, इसको अपने हिसाब से अलग जगह पर ला करके क्या कर रहे हो, संरक्षित कर रहे हो। यहां तक क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा इकोलॉजी का, उसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।